फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग टीचिंग का 4th चैप्टर लर्निंग स्टाइल। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफाइन लर्निंग स्टाइल एंड एक्सप्लेन कोल्स मॉडल लर्निंग स्टाइल। तो कोल्ब का जो थियरी है, कोल्ब की थियरी, वो आज हम देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि लर्निंग स्टाइल के डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, लर्निंग स्टाइल वास्तव में है क्या। ओके, so let's start. The term learning style comes from general psychology. Learning styles has different ways that a person can learn. तो लर्निंग स्टाइल के ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे लोग सीख सकते हैं। इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों का विश्वास मत ये है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का, कि एक पर्टिकुलर मेथड होता है, जिसके पर्टिकुलर मेथड क्या है वो, कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे बच्चे इंटरेक्ट हो सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे बच्चे इंटरेक्ट हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उससे वो सीखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये थ्योरी बहुत बड़ी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसे थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही। तो कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग स्टाइल आर cognitive, affective and psychological elements, all of which may be strongly influenced by a person's कल्चरल बैकग्राउंड। तो जो एक पर्सन का बैकग्राउंड होता है, एक जो कल्चरल सांस्कृतिक उनका जो बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि जो संस्कृत रहती है, तो और उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसे अफेक्ट होता है, उनके जो कॉग्निटिव, उनका मानसिक संतुलन कैसा है, उनका बौद्धिक ज्ञान कैसा है। ओके, और वो कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट से वो इफ़ेक्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा वे अपने सांस्कृतिक जो उनका बैकग्राउंड है, जिस भी रिलीजन और जाति धर्म से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ का उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनके लर्निंग पे। ओके, जो लर्निंग स्टाइल है, जो सीखने की सूची है, जो तरीका है सीखने का, वो एक मतलब कि एक कंसिस्टेंट वे में वो कार्य करता है, जो कि क्या करता है, एक व्यवहार पे जो चेंजेस आता है, वो व्यवहार पे मतलब कि इफ़ेक्ट करता है, वो व्यवहार के बदलने का, और व्यवहार के जो है उसे मतलब एक दिशा देने का कार्य करता है लर्निंग। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉर्नेट ने डिफाइन किया है, लर्निंग स्टाइल एज द ओवरऑल पैटर्न्स दैट विल गिव जनरल डायरेक्टेड टू लर्निंग बिहेवियर। जो लर्निंग स्टाइल क्या होती है कि ओवरऑल, पूरा समग्र तरीके से एक शैली होती है, जो कि क्या करती है, वो एक सामान्य दिशा में लर्निंग जो लर्निंग बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उससे निर्देश करेगा, डायरेक्ट करेगा। जो लर्निंग बिहेवियर है उसे एक सामान्य दिशा देगी। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है डन एंड ग्रीक्स ने, लर्निंग स्टाइल एज द बायोलॉजिकली एंड डेवलपमेंटली इम्पोज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक द सेम टीचिंग मेथड वंडरफुल फॉर सम एंड टेरिबल फॉर अदर्स। इन्होंने कहा है कि जो सीखने की शैली है वो जैविक और विकासात्मक रूप से विशेषताओं का, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट है, जो समान शिक्षण पद्धति को कुछ के लिए अद्भुत तो दूसरों के लिए भयानक बना देती है। मतलब कुछ के लिए तो बहुत अच्छा वो करेगी, बट कुछ के लिए भयानक बना देगी। मीन्स कि अगर क्लास में टीचर कोई एक ही, अगर कोई एक टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है बच्चों को, तो कुछ बच्चों को तो वो बहुत अच्छा लगेगा, कुछ के लिए बहुत बुरा लगेगा। ओके, तो यही चीज़ है कि उन्होंने यही बोला कि कुछ के लिए बहुत ही सही लगेगा और कुछ के लिए सही नहीं लगेगा। तो यही क्या है, डन एंड ग्रीक्स ने। Learning styles can be defined as a set of cognitive, emotional characteristics and psychological factors that serve as relatively stable indicators of how a learner perceives, interacts with and responds of the learning environment. इसका मतलब है जो लर्निंग स्टाइल है, जो सीखने का तरीका है, वो कैसे सेट करता है, तो पर्सन के कॉग्निटिव, मतलब उसका जो मेंटल जो संज्ञान है, जो उसका बौद्धिक ज्ञान है, उसके इमोशन, कितना इमोशनल है, और अगर ज़्यादा मतलब कि जैसे बच्चा ज़्यादा इमोशनल रहता है तब भी वो लर्निंग पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, या तो वो बिल्कुल सीख नहीं पाता, ज़्यादा ही डरा सहमा रहता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल, वो फिजियोलॉजिकल, तो मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, उसका मतलब कि मेंटली वो कैसा है, फिजिकली वो कैसा है, ये सारे फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक किसी भी लर्नर को, कैसे वो सीखता है, कैसे परसीव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ओके, कैसे रिस्पॉन्ड करता है किसी भी सिचुएशन पे, वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा टीचर से या लर्निंग एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे, जहाँ पे वो लर्निंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पे सीख रहा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे के सीखने पे, उसका कॉग्निटिव, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें एक उसे इफ़ेक्ट करेंगी, उसके सीखने पे प्रभाव डालेंगी। ओके, वो नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी वे में हो सकती हैं, वो जल्दी सीख सकता है या धीरे सीख सकता है, वो सारी चीज़ें।
और ये सारी चीज़ें उसे एक उसका एक सीखने का पैटर्न बनाएंगी कि वो सीखने के किस पैटर्न की तरफ जा रहा है, किस मेथड की तरफ जा रहा है बच्चा। ये सारी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट डालेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये आंतरिक भी हैं, इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन भी है। मतलब इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैटर्न्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स टिपिकल मोड ऑफ परसीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो उनकी आंतरिक चीज़ें हैं, जो उनका इमोशंस है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके थॉट्स हैं, उनके आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी कि एक पैटर्न प्रोसेस करेगी। जैसे कि उनकी थिंकिंग, उनकी वही परसीविंग, रिमेंबरिंग, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, ये सारी चीज़ें वो चूज़ कर सकते हैं। और किस तरीके से वो इफ़ेक्ट होंगे इस लर्निंग एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि उनका आंतरिक और बाह्य दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी उनके लर्निंग पैटर्न पे। तो ये तो रहा लर्निंग स्टाइल की मीनिंग, डेफिनेशन। लर्निंग स्टाइल होता क्या। अब कोल्ब ने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है, कोल्ब ने इसकी थ्योरी कैसे दी है लर्निंग स्टाइल की, वो हम देखते हैं। ओके, तो कोल्ब ने 1984 में लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी मतलब LSI को उसने डेवलप किया। और क्यों किया, ताकि वो मूल्यांकन कर सके कि लोग जो हैं वो कैसे सीखते हैं और अपनी डे की डे लाइफ मतलब डेली की डेली लाइफ में वो उनकी सोच कैसी है और वो डेली की डेली लाइफ में वो कैसे सोचते हैं, कैसे उनकी एक्टिविटी रहती है। ओके, ही यूज़ द LSI टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ दे मेक करियर चॉइसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड सेट गोल्स, मैनेज अदर्स एंड डील विद न्यू सिचुएशंस। तो उसने ये किस लिए यूज़ किया LSI, उसने अपना लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी किस लिए यूज़ किया उसने, ताकि वो लोगों को समझ सके कि वे अपने करियर को चॉइस कैसे करते हैं, कि वे अपने करियर चॉइस कैसे कर सकते हैं और वे अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने गोल कैसे सेट कर सकते हैं, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को कैसे सेट कर सकते हैं और बाकी चीज़ों से वो कैसे मैनेज कर सकते हैं और अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे डील कर सकते हैं, उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस इन विच द सब्जेक्ट सेलेक्ट वन ऑफ 4 पॉसिबल रिस्पॉन्सेस। यहाँ से उसकी थियोरी स्टार्ट होती है कि उसने क्या किया, 4 उसने लर्निंग स्टाइल दिया और 4 उसने लर्निंग साइकिल दिया। ओके, और उसी पे उसने थियोरी दी है। तो ये हम छोड़ देते हैं और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट यही है। तो 4 उसने ये उसका जो इसने दिया है वो है लर्निंग साइकिल। ओके, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं पूरा कि एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखता है, अपनी गलती पे वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद उसे उसका कंक्लूजन कैसे निकालता है, उसके बारे में कैसे सोचता है, फिर वो उस पर अप्लाई कैसे करता है, इम्प्लीमेंट कैसे करता है, एक्सपेरिमेंट कैसे करता है। वो सारी चीज़ें अभी हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू कोल्ब 1981, कहीं पे 81 है कहीं पे 84, बट 84 सही रहेगा, तो 84 है ये। ओके, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस emphasizes एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिलेटिंग विद अदर पीपल एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मीन्स क्या है कि किसी भी चीज़ में एक्टिवली उसमें मतलब कि इन्वॉल्व होना, उसे मतलब उसमें शामिल होकर किसी भी चीज़ में एक्टिव होना। तो और क्या होना, रिलेटिंग विद अदर पीपल, बाकी लोगों से भी वो रिलेटिंग हो, चाहे खुद से। एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, और खुद की एक्सपीरियंस से ही सीखना, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना और फील करना। लर्निंग इन द CE phase of learning are open-minded, are adaptable and are sensitive to the feelings of themselves and others। इसमें क्या है कि ओपन माइंड होके किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना, किसी भी चीज़ को, और सेंसिटिवली उसे फील करना, उसे दूसरों को भी और खुद को भी सीखना, मतलब फील करना, किसी भी दूसरे की चीज़ को देख के फील करना। जैसे कि किसी के कोई कुछ सीख रहा है तो उसको देख के कुछ सीखना, फील करना, या फिर खुद के एक्सपीरियंस से कुछ फील करना या सीखना। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि जैसे एक बच्चा जाता है अपना पढ़ाई कर एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है कि वो उसे एग्ज़ाम देता है और वहाँ पे वो कुछ मिस्टेक करता है, या फिर कुछ क्वेश्चन उसे कुछ तरीके से लिखना चाहिए था, वो कुछ और तरीके से सोचा था, बट वो कुछ और तरीके से लिख के आया जो उसे लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं था। तो ये चीज़ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हुआ जो उसे फील हुआ। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। दूसरी चीज़ में क्या आता है कि उसने उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट किया, ऑब्ज़र्व किया। ओके, तो इसका मतलब है वॉच किया या ऑब्ज़र्व किया, दोनों एक ही चीज़ है।
तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज़ द स्टेज इन विच द लर्नर वॉचेज एंड लिसन्स व्यूज़ इश्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्कवर मीनिंग इन द लर्निंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो पर्सन क्या किया कि उसने उसको अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को वॉच करना, किसी भी तरीके से ध्यान से देखना, ऑब्ज़र्व करना या किसी चीज़ को ध्यान से सुनना और उस व्यू को मतलब उस इश्यू को, उस प्रॉब्लम को हर तरीके से उसे हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, देखना, मतलब बार बार रिफ्लेक्ट करना, उस पर ऑब्ज़र्व करना अपनी गलती पे या अपनी कोई भी एक्टिविटी पे जो वो पहले कर चुका है। तो इसमें क्या होता है और उसके मीनिंग को खोजना कि ये लर्निंग मटेरियल का ये इसका क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे अब इसका एग्जांपल दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे वो एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं दे के आया, जैसा वो चाहता था वैसा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। यहाँ पे वो सोचता है कि मैंने कुछ सोचा था और कुछ किसी और तरीके से लिख के आ गया, अब मैं दोबारा जाऊंगा, दोबारा एग्ज़ाम दूंगा, अब कभी एग्ज़ाम दूंगा 10th में सपोज़ दिया है 12th में दूंगा तो और अच्छे से दूंगा, इस तरीके से दूंगा जैसे अभी उसने सोचा है। उस पर बार बार वो ऑब्ज़र्व करके और उस पर रिफ़्लेक्ट करके बार बार, तो वो उस निष्कर्ष पे जाएगा कि हाँ मैं आइंदा से ऐसे करूँगा। तो नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। ओके, अमूर्त अवधारणा मतलब कि तो इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थॉट एंड लॉजिक एज अपोज टू फीलिंग्स टू द लर्निंग सिचुएशन। प्लानिंग, डेवलपिंग थियरीज एंड एनालिसिस आर पार्ट ऑफ दिस स्टेज। तो इसका मतलब क्या है, थिंकिंग, किसी पे बार बार सोचना किसी भी चीज़ पे और कंक्लूजन निकालना, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना, एक निष्कर्ष पे निकलना कि हाँ मेरी गलती क्या थी, अब मैं उस पे जाऊँगा तो क्या करूँगा और मैं किस तरीके से लिखूँगा, ये पूरा उसका कंक्लूजन निकाल लेना कि इस वजह से हुआ, इस गलती की वजह से हुआ, अब ये गलती नहीं दोहराना है, मुझे ऐसे नहीं इस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या होता है कि विचारों और तर्क, यहाँ पे दिया है थॉट्स एंड लॉजिक, विचारों और तर्क का अनुप्रयोग है। अमूर्त अवधारणा क्या है कि विचारों और तर्क का एक अनुप्रयोग है जो सीखने की स्थिति के लिए भावनाओं के विपरीत है, जो उसकी भावनाएं हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। जो क्या करती है कि जो विकासशील उसकी सिद्धांत है उसकी योजना बनाती हैं कि हाँ मुझे अब आगे आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसा अपना काम करना है। ओके, एंड क्या करना है कि उसका विश्लेषण करना, एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना। और मीन्स क्या कि इस स्टेज का मतलब कंक्लूजन, विश्लेषण निकालना कि हाँ मैंने ऐसा किया तो ये गलती हुआ, फिर उसने ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, हाँ यह एक चिंतनशील अवलोकन था जिसमें कि वो देखता है, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखता है कि क्या प्रॉब्लम था। इसमें वो सिर्फ समझता है कि हाँ मैंने क्या प्रॉब्लम किया था, वहाँ पे वो जहाँ पे वो फील किया रहता है, यहाँ पे वो सोचता है कि हाँ क्या गलती थी, यहाँ पे फिर उसे वो एक निष्कर्ष पे पहुँचता है कि हाँ मतलब कि इन लास्ट वो समझ जाता है कि हाँ कि मेन प्रॉब्लम क्या था, मेन गलती क्या था। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि वो इम्प्लीमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स सक्रिय प्रयोग। किसी भी जो उसने यहाँ पे सोच लिया, जो कंक्लूजन पे जिस निष्कर्ष पे वो पहुँच गया उस पर इम्प्लीमेंट करना। ओके, द लास्ट स्टेज इज़ एक्टिव experimentation and involves testing theories, carrying out plans and influencing people and events through activity। इसका मतलब फोर्थ स्टेज का क्या मतलब है कि सक्रिय प्रयोग और योजनाओं के बारे में ले जाने वाले सिद्धांतों का परीक्षण करना और गतिविधि के माध्यम से लोगों और घटनाओं को प्रभावित करना। तो उसमें जो उसके सिद्धांत रहते हैं, जिस निष्कर्ष पे वो पहुंचता है उसकी वो टेस्टिंग करता है, हाँ सही है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही कि नहीं। और मतलब कि यहाँ पे वो अपने इम्प्लीमेंट करता है जो अनुभव से उसने अभी तक अवलोकन किया, फिर उस पर सीखा, फिर उस पर विचार करता है, निष्कर्ष निकालता है, फिर उस पर वो एक अंतिम में वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है जो कि वो सोचता है। कैरिंग आउट प्लान्स, अपने प्लान को आगे ले जाता है, मतलब अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए बढ़ता है आगे और बाकी लोगों को अपनी एक्टिविटी के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ओके, तो कोल्ब क्या करते हैं, ये कोल्ब का जो बिलीव दैट अ कंप्लीट साइकिल ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व ईच ऑफ दिस स्टेज। तो कोल्ब ने यही लर्निंग स्टाइल दी है जो उनके हिसाब से कि ये कंप्लीट है। तो लास्ट में स्टेज पे जाके उसकी जो लर्निंग स्टाइल रहती है यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम इस एक वीडियो में सिर्फ यही देखते हैं, मतलब कि 4 उसकी लर्निंग साइकिल देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी 4 जो लर्निंग स्टाइल है और ये डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि उसने
उसकी थियरी का मतलब क्या है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।